नमस्कार भाई और बहनों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किशोर कुमार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of किशोर कुमार, जिनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली है, उनका उपनाम किशोरदा है। पेशे से वह अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उनके शरीर की लंबाई 173 सेंटीमीटर, वजन 75 किलोग्राम, आंख एवं बाल का रंग काला। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था तथा 13 अक्टूबर 1987 को उनका देहांत हुआ। देहांत के वर्ष की आयु 58 वर्ष थी। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश है अथवा मृत्यु का स्थान महाराष्ट्र। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा माना जाता है। उनकी डेब्यू फिल्म शिकारी थी, जो कि 1946 में आई थी। उनके परिवार में पिता हैं, उनका नाम कुंजल लाल गांगुली है, जो कि पेशे से वकील हैं। माता गौरी देवी, भाई अशोक कुमार, जो कि अभिनेता हैं। दूसरे भाई अनूप कुमार, वो भी अभिनेता हैं, और बहन सती देवी। चलिए अब किशोर कुमार के कुछ विवादित किस्सों के बारे में जान लिया जाए। 1980 के दशक के मध्य में उनके अमिताभ बच्चन के साथ कटु संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि अमिताभ ने किशोर कुमार की प्रोडक्शन कंपनी के तहत बनने वाली फिल्म ममता की छाव में के अंदर अतिथि की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गीत गाने बंद कर दिए। हालांकि कुछ साल बाद किशोर ने अमिताभ की फिल्म तूफान में आया आया तूफान नाम का गीत गाया। उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली हैं, जिन्होंने उनसे तलाक ले लिया और उसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इसके बाद किशोर ने मिथुन के लिए गाने गाना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए लंबे समय तक गीत नहीं गाया, लेकिन बाद में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सुरक्षा, जो कि 1979 में आई थी और उनकी एक हिट फिल्मों में से एक हिट रही थी, उसमें उसका गाना डिस्को डांसर उन्होंने गाया। फरेब, जो कि 1983 में आई, वक्त की आवाज़, जो कि 1988 में आई, इन सभी गानों फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाए। दोस्तों, एक विवाद और है। आपातकालीन के दौरान जब संजय गांधी ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रैली के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नतीजतन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार के गाने को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है 1960 के दशक में वह शूटिंग में देर से आने के कारण काफ़ी प्रचलित। वह शूटिंग बीच में ही छोड़कर चले जाने के लिए भी जाने जाते थे। लगातार फ्लो फिल्में की वजह से वह इनकम टैक्स के जाल में भी फंसे हैं। दोस्तों, जान लेते हैं उनके कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में। तो उनके पसंदीदा अभिनेता हैं अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। पसंदीदा अभिनेत्री हैं मधुबाला। पसंदीदा संगीतकार हैं आर.डी. बर्मन और एस.डी. बर्मन। पसंदीदा गायक हैं के.एल. सहगल। दोस्तों, किशोर कुमार की 4 शादियां हुई। उनकी पहले बीवी का नाम रूमा गुहा था, दूसरी बीवी का नाम मधुबाला, तीसरी का योगिता बाली और चौथी का लीना चंदवाकर। दोस्तों, जब तक बात की जाए वेतन की, तो 1960 से 1970 के दशक के बीच वे 35,000 रुपये की तनख्वाह लिया करते थे और 1980 के समय में उनका नेटवर्थ 60 करोड़ रुपया था। जी हाँ। चलिए अब जानते हैं किशोर कुमार के बारे में कुछ रोचक कहानियाँ और तथ्य, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं पता होंगे। दोस्तों, किशोर कुमार के पिता कुंजल लाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी मां गौरी देवी एक अमीर बंगला परिवार से थी।
किशोर अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के दोनों भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार दोनों ही अभिनेता हैं। अपने भाइयों की संगत की वजह से ही किशोर कुमार की रुचि भी फिल्म और संगीत में होने लगी। किशोर कुमार प्रसिद्ध गायक के.एल. सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इनकी गायन शैली का अनुकरण किया करते थे। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वह के.एल. सहगल को अपना गुरु मानते थे। दोस्तों, फानी मजूमदार द्वारा एक निर्देशित एक फिल्म आंदोलन जो कि 1951 में रिलीज हुई, इसके अंदर किशोर कुमार एक हीरो के रूप में दिखाई दिए। उनके बड़े भाई अशोक कुमार हमेशा ही चाहते थे कि वह एक अभिनेता बने, परंतु किशोर कुमार एक हीरो के बजाय एक गायक बनने में अधिक रुचि रखते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि किशोर कुमार की गायन प्रतिभा का श्रेय सुख्यात संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन को जाता है। जी हाँ, वर्ष 1950 में फिल्म मशाल बनाने के दौरान एस.डी. बर्मन ने अशोक कुमार के घर का दौरा किया और किशोर कुमार को के.एल. सहगल जैसा बनाने की बजाय अपनी स्वयं की गायन शैली विकसित करने का सुझाव दिया। दोस्तों, फिल्म नौकरी जो कि 1954 में रिलीज हुई थी, इसके लिए एक संगीत निर्देशक सलील चौधरी ने शुरू में किशोर कुमार को एक गायक के रूप में खारिज कर दिया था। जब उन्हें पता लगा कि किशोर कुमार ने संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। हालांकि उनकी आवाज़ सुनने के बाद सलील चौधरी ने किशोर कुमार को गीत छोटा सा घर होगा गाने का मौका दे दिया, जो कि पहले हेमंत कुमार को गाना था। दोस्तों, अभिनेता के तौर पे किशोर कुमार ने कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि चलती का नाम गाड़ी जो कि 1958 में आई थी, काफ़ी हिट रही थी। हाफ टिकट जो 1962 में आई थी, पड़ोसन जो 1968 में आई थी इत्यादि। उनकी फिल्म चलती का नाम गाड़ी एक होम प्रोडक्शन थी, जिनमें तीनों गांगुली भाइयों और मधुबाला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वर्ष 1959 में फिल्म आराधना के गीतों कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना में उन्हें बॉलीवुड में एक प्रमुख सिंगर के रूप में स्थापित कर दिया था। उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार रूप तेरा मस्ताना के लिए जीता था। दोस्तों, जब आप जानते हैं कि किशोर कुमार के ऊपर एक जीवनी फिल्म अनुराग बासु के द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें रणबीर कपूर ने किशोर कुमार की भूमिका निभाई है। क्रिकेटरों में भी संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर आदि सभी किशोर कुमार के गानों के प्रशंसक हैं। वास्तव में किशोर कुमार के गीत महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के दिनचर्या का हिस्सा है। भारत के भूतपूर्व सिंगर और वर्तमान सिंगर जैसे कि कुमार शानू, मोहित चौहान, अरिजीत सिंह, ये सभी किशोर कुमार को अपना गुरु मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, किशोर कुमार ने अब तक सर्वश्रेष्ठ गायकी के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्या आप जानते हैं वह रोज उपन्यास पढ़ा करते थे। 13 अक्टूबर 1987 को उनके भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर मुंबई में शाम 4:45 पर किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। किशोर कुमार के शरीर का अंतिम संस्कार उनके घर मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनके गाने आज भी हमारे दिलों पे राज करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का उपनाम फीको है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था अथवा मृत्यु 31 जुलाई 1980 को। उनका जन्म स्थान लाहौर, पंजाब तथा ब्रिटिश भारत के समय, जो कि आज के समय पंजाब में माना जाता है, अथवा उनकी मृत्यु का स्थान मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ एवं उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया जाता है। दोस्तों, गायक के रूप में उनका डेब्यू फिल्म गाँव की गोरी में गीत अजी दिल हो काबू में के नाम से हुआ था। परिवार में उनके पिता का नाम
हाजी अली मोहम्मद, माता का नाम अल्लाह राखी, तो भाई का नाम मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद सिद्दीकी था एवं इनकी बहनों का नाम चिराग बीवी और रेशमा बीवी था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को गायकी के अलावा बैडमिंटन और कैरम खेलने में खासी दिलचस्पी थी। दोस्तों, 1960 के दशक में रॉयल्टी विवाद के चलते लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था। दोनों गायकों में 2-3 वर्षों तक एक साथ काम नहीं किया। इसी अवधि में लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू कर दिया, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने सुमन कल्याणपुरी के साथ गाना शुरू किया। लता रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के पक्ष में थी और इस विषय को निर्माताओं के समक्ष उठाया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि रॉयल्टी भुगतान पर रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, जो कि उचित था, परंतु रफ़ी ने इनका समर्थन नहीं किया। रॉयल्टी भुगतान के मुद्दे के बाद संगीत निर्देशक जय किशन ने दोनों के बीच के विवाद को खत्म करने की कोशिश की। सितंबर 25, 2012 को द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में लता ने दावा किया कि रफ़ी ने उन्हें एक लिखित समायाचना भेजी थी। हालांकि शहीद रफ़ी ने, जो कि मोहम्मद रफ़ी के बेटे हैं, इस दावे को खंडन करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के प्रतिष्ठा के खिलाफ है। 11 जून 1970 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर के प्रविष्ट पर टिप्पणी करते हुए एक बार मोहम्मद रफ़ी ने कहा था कि लता मंगेशकर ने मुझसे कम गाने का रिकॉर्डिंग की है, लेकिन रफ़ी की मृत्यु के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्पष्ट कर दिया कि सर्वाधिक रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर का नाम दिया गया, जिसके चलते वर्ष 1991 में रफ़ी और लता के प्रविष्टियों को गिनीज बुक रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, किशोर कुमार, ऋषि कपूर और राज कपूर एवं पसंदीदा अभिनेत्रियों में मधुबाला, रेखा, साधना और नरगिस दत्त शामिल हैं। उनकी पसंदीदा फिल्मों में से हॉलीवुड में से उनकी पसंदीदा फिल्म है इवनिंग इन पेरिस और बॉलीवुड में मुगल आजम, आराधना एवं गाइड एवं उनके पसंदीदा संगीतकार के.एल. सहगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे रही है। उनकी पहली पत्नी का नाम बशीर बीवी एवं दूसरी पत्नी का नाम बाल्किस बानो था। उनके बेटे का नाम सईद, जो कि पहली पत्नी से हुए थे, खालिद, हमीद और शाहिद, जो कि उन्हें दूसरी पत्नी से हुए थे, एवं दूसरी पत्नी से ही उन्हें प्रवीण, यास्मीन व नारशी नाम की 3 बेटियां हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की संपत्ति करीबन 190 करोड़ भारतीय रुपए की में आकी गई है। चलिए अब जानते हैं उनसे कुछ रोचक जानकारियाँ जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। मोहम्मद रफ़ी अपने 6 भाइयों में से दूसरे सबसे बड़े भाई थे। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मेट और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। वर्ष 1941 में रफ़ी को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन द्वारा गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्ष 1944 में मुंबई जाने के बाद वह काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो भिंडी बाज़ार में मशहूर है, वहाँ 10 फुट के कमरे में हामिद साहब के साथ किराए पर रहने लगे थे। वर्ष 1945 में वह पहली बार फिल्म लल्ला मजनू के लिए गीत तेरा जलवा जिसने देखा के लिए फिल्म स्क्रीन पर देखे गए थे। दोस्तों, उन्होंने विभिन्न संगीतकारों के साथ काम किया, जैसे नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इत्यादि। मोहम्मद रफ़ी का आखिरी संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए शाम फिर क्यों उदास है, तू ही कस आस पास है दोस्त, जो कि इन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ घंटे पहले ही रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों, जून 2010 में आउटलुक म्यूजिक पोल ने रफ़ी और लता मंगेशकर को सबसे लोकप्रिय गायक के खिताब में नवाजा था, जिसके चलते रफ़ी ने एक सुपरहिट गीतों गाया, जैसे तेरे मेरे सपने, अब एक ही रंग, दिन ढल जाए रात न जाए इत्यादि। वर्ष 1977 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1967 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
दोस्तों, ऐसे मोहम्मद रफ़ी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो।